गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सीता सोनी, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, जीएचएस गवर्नमेंट पीजी कॉलेज सुजानगढ़। आज हम बीएससी पार्ट सेकंड की जो सेकंड बुक है उसमें एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। तो प्रतिजन तथा प्रतिरक्षी परस्पर विशिष्ट रूप से संयोजित होते हैं और यह क्रिया शरीर में रोगों के प्रति प्रतिरक्षा उत्पन्न कर शरीर को रोगों से मुक्त करने में सहायक होती है। यह क्रिया शरीर में रोगों के प्रति प्रतिरक्षा उत्पन्न करती है और जब प्रतिजन शरीर में प्रवेश करता है तब उसके लिए विशिष्ट प्रतिरक्षी इससे क्रिया करती है और संक्रामक रोगों की अवस्था में यह स्थिति एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी की आधारभूत प्रक्रिया होती है। प्रयोगशाला में भी एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन जो है इसकी सहायता से डायग्नोसिस किया जा सकता है या संक्रामक कारकों अथवा एंजाइम्स की पहचान की जा सकती है। प्राथमिक चरण में होने वाली एंटीजन एंटीबॉडी क्रियाओं के दौरान होने वाले परिवर्तनों को देखा नहीं जा सकता है। प्राथमिक चरण की क्रिया में बहुत ही यह क्रिया जो होती है वो तीव्र गति से होती है तथा यह कम ताप एवं सामान्य भौतिक रसायन और ऊष्मागतिकी के नियमानुसार होती है। प्राथमिक चरण की क्रियाएं जो है ये उत्क्रमणीय होती है क्योंकि एंटीजन एंटीबॉडी का युग्मन दुर्बल अंतर आणविक बल जैसे वान डेर वाल बंध, आयनिक हाइड्रोजन बॉन्ड, आयनिक और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा होती है। अधिकांश प्राथमिक चरण के तुरंत बाद ही एंटीजन एंटीबॉडी क्रिया का दूसरा चरण प्रारंभ हो जाता है। द्वितीय चरण में होने वाले परिवर्तन स्पष्ट प्रेक्षित होते हैं। इस प्रकार से यह जो क्रिया है वो निम्न चरणों में संपन्न होती है। पहली है प्रेसिपिटेशन या अवक्षेपण। इसमें एंटीजन के घुलनशील अणु और एंटीबॉडी परस्पर क्रिया कर अघुलनशील अवक्षेपण बनाते हैं। दूसरी है आश्लेषण या एग्लूटिनेशन। इस क्रिया में कणीय प्रतिजन और प्रतिरक्षी होते हैं या इस क्रिया के अंदर जो कणीय एंटीजन और एंटीबॉडी होते हैं वो संयुक्त होकर समूह बना लेते हैं। लाइसिस या लयन। इस क्रिया में प्रतिरक्षी द्वारा कोशिकाओं के अपघटन द्वारा एंटीजन के प्रभाव को कम किया जा सकता है। निष्प्रभावन या न्यूट्रलाइजेशन। इस प्रक्रिया में एंटीजन एंटीबॉडी कारकों के विषैले स्थलों को एंटीबॉडी जो है वो एंटीजन के कारकों के विषैले स्थलों को निष्प्रभावी करती है। इस प्रकार एंटीबॉडी को उनके कार्य के अनुसार अलग अलग नाम दिए गए हैं। जैसे अवक्षेपण के लिए उत्तरदायी जो प्रतिरक्षी है वो है प्रेसिपिटीन। आश्लेषण के लिए उत्तरदायी जो एंटीबॉडी है वो है एग्लूटिनिन। इसी प्रकार से विशिष्ट अवक्षेपण में भाग ले रही एंटीजन प्रेसिपिटोनोजन और आश्लेषण प्रक्रिया की जो एंटीजन है उसे एग्लूटिनोजन कहती है। तो इस प्रकार से इन एंटीबॉडी और एंटीजन को अलग अलग नाम दिए गए हैं। एंटीजन और एंटीबॉडी प्रतिक्रिया के लक्षण निम्न प्रकार से हैं कि यह प्रतिक्रिया विशिष्ट होती है। एक एंटीजन केवल अपने समजात प्रतिरक्षी से ही संयुक्त होता है और यह विलोमतः भी हो सकता है। अवक्षेपण या प्रेसिपिटेशन। जब एक विलयशील एंटीजन अपने विशिष्ट प्रतिरक्षी से उपयुक्त ताप, पीएच, विद्युत अपघट्य जैसे NaCl की उपस्थिति में क्रिया करता है तो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स एक अविलेय अवक्षेप के रूप में बनता है। अवक्षेप की मात्रा एंटीजन एंटीबॉडी के आपेक्षिक अनुपात पर निर्भर करती है। अवक्षेपण की क्रियाविधि को समझाने हेतु मेरेक ने 1934 में जालक परिकल्पना प्रस्तुत की थी। इसके अनुसार बहुसंयोजी प्रतिजन द्विसंयोजी प्रतिरक्षियों से परिवर्ती अनुपातों में संयुक्त होते हैं जो अभिकारी मिश्रण में उपस्थित प्रतिजन प्रतिरक्षी अनुपात पर निर्भर करता है। इस जालक परिकल्पना को इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि डायग्राम देखिए आप इसमें
यहाँ पर सी बिंदु एक दर्शाया गया है जो कि बड़ा जालक है। यहाँ एंटीजन और एंटीबॉडी के सभी बंधन स्थल पूर्णतः संतुष्ट है। यहाँ एंटीजन और एंटीबॉडी इष्टतम समानुपात में है जो तुल्यमान क्षेत्र कहलाता है। इस प्रकार चित्र में ए बी डी ई बिंदु पर छोटे छोटे जालक बनते हैं और प्रतिरक्षी अधिक होने पर प्रतिजन के बंधन तो संतुष्ट होते हैं लेकिन प्रतिरक्षी के नहीं। प्रतिजन के अधिक होने पर जालक छोटा बनता है क्योंकि प्रतिजन के बंधन संतुष्ट नहीं होते हैं। इस प्रकार प्रतिजन व प्रतिरक्षी की से बने बड़े जालक के परिणाम स्वरूप ही अवक्षेपण होता है। जब प्रतिजन और प्रतिरक्षी के अणु समान मोलर सांद्रता तुल्यता में उपस्थित होते हैं तो बड़ा जालक बनता है। इस प्रकार एंटीसीरम परीक्षण को समान मात्रा में परख नलियों में लिया जाता है। अब इन परख नलियों में एंटीजन को अलग अलग मात्रा में लिया जाता है और प्रतिजन प्रतिरक्षी अन्योन्य क्रिया के परिणाम स्वरूप अवक्षेपण की क्रिया होती है। अवक्षेपण उस परख नली में जल्दी व अधिक होता है जिसमें एंटीजन एंटीबॉडी ऑप्टिमम अनुपात में होते हैं। जिन परख नलियों में एंटीजन अधिक है या प्रतिरक्षी अधिक है अवक्षेपण क्षीण होता है। इस प्रकार से जो है 3 परख नलियाँ होती है। पहली है इसमें प्रतिरक्षी आधिक्य वाली, इसमें अवक्षेपण कम होता है। प्रतिरक्षी और प्रतिजन के इष्टतम अनुपात वाली, इसमें अवक्षेपण अधिक होता है। प्रतिजन आधिक्य वाली, इसमें भी अवक्षेपण जो है वो कम होता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपके वो है एग्लूटिनेशन। समूहन जब एक कणीय या कोशिकीय एंटीजन उपयुक्त ताप, पीएच, विद्युत अपघट्यों की उपस्थिति में अपनी विशिष्ट प्रतिरक्षी से क्रिया करता है तो प्रतिजन के कण समूहीकृत हो जाते हैं। आश्लेषण में वे ही नियम लागू होते हैं जो अवक्षेपण में, परंतु यहाँ प्रतिजन कणीय या कोशिकीय होते हैं। आश्लेषण भी इष्टतम तौर तब होता है जब प्रतिजन व प्रतिरक्षी तुल्यमान अनुपात में होते हैं। अपूर्ण या एक संयोजक प्रतिरक्षी आश्लेषण जिसमें अपूर्ण एंटी-आरएच प्रतिरक्षी होती है को आरएच धनात्मक लाल रुधिर कोशिकाओं के साथ मिलाया जाता है तो प्रतिरक्षी कोशिकाओं की सतह पर एंटीजन से क्रिया करते हैं परंतु आश्लेषण नहीं होता है। परंतु पूर्ण प्रतिरक्षी के साथ कोशिकाओं की क्रिया आश्लेषण उत्पन्न करती है। जब आश्लेषित कोशिकाएं लाल रुधिर कोशिकाएं होती है तो इनकी क्रिया को हीमो आश्लेषण कहते हैं, हीमो एग्लूटिनेशन कहते हैं। लाल रुधिर कोशिकाएं जब समजात प्रतिसीरम के साथ मिलाया जाता है, इनको एंटीसीरम के साथ मिलाया जाता है तो ये कोशिकाएं आश्लिष्ट हो जाती है। रुधिर कोशिकाओं की जातीय उत्पत्ति की पहचान तथा मानव में रुधिर वर्गों के ज्ञान के लिए आश्लेषण परीक्षणों को ही आधार बनाया जाता है। एग्लूटिनेशन को ही मानव के रुधिर वर्गों की उनकी लाल रुधिर कोशिकाओं पर उपस्थित एंटीजन के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। अपने विशिष्ट एंटीसीरम से क्रिया करने पर ए बी ओ वर्ग की लाल रुधिर कोशिकाएं आश्लेषित होती हैं। जैसे यदि एंटीसीरम ए अपने लिए विशिष्ट ए एंटीजन सहित लाल रुधिर कोशिकाओं के साथ क्रिया कर आश्लेषण करता है तो बी और ओ एंटीजन वाली कोशिकाओं के साथ यह क्रिया नहीं करता है। पूरक तंत्र या कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। शब्द पूरक जो है या सी शब्द या कॉम्प्लीमेंट शब्द जो है इसका ये ऐसे तंत्र से अर्थ निकलता है जो सामान्य सीरम में पाया जाता है तथा जो विशेष तौर पर एंटीजन एंटीबॉडी अन्योन्य क्रिया द्वारा सक्रिय होता है। इस तंत्र के सक्रियण के फलस्वरूप जैविक दृष्टि से महत्वपूर्ण कई घटनाएं संपन्न होती है। शब्द कॉम्प्लीमेंट या पूरक का प्रारंभ प्रो एंजाइम C1 के सक्रियण से होता है। सक्रिय C1 एक एस्ट्रेज एंजाइम होता है जो C4 पर क्रिया कर उसे C4A और C4B में अपघटित करता है।
C4B मुख्य धारा के सोपान पाथ में सम्मिलित हो जाता है और C4B के रूप में मैग्नीशियम आयन की उपस्थिति में C2 पूरक घटक को C2A और C2B में विघटित करता है। फिर C2A सोपानी पाथ के C4B से संयुक्त हो जाता है और C2B मुक्त हो जाता है और काइनिन के रूप में ये कार्य करता है। यह रुधिर वाहिकाओं की पारगम्यता में वृद्धि करता है। इस प्रकार C4B C2A एक एंजाइम की भांति कार्य करता है जिसे कन्वर्टेज कहते हैं। यह एंजाइम C3 को C3A व C3B में अपघटित करता है। C3B मुख्य सोपानी पाथ में जुड़ जाता है व C3A मुक्त होकर मास्ट कोशिकाओं के वृहद बक्षकाणुओं के सक्रियण में सहायक होते हैं। इस प्रकार से EAC 14B3A3B B2A3B अब इस पर क्रिया कर उसे C5 और C5B में अपघटित कर देता है। इस प्रकार से यह क्रम जो है वो चलता रहता है और अंतिम उत्पाद EAC 129 कोशिका लयन प्रक्रिया को उद्दीपित करता है। विशेष तौर पर C5B6 7 8 9 संयुक्त पूरक घटक लयनकारी जो होते हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, हैव ए गुड डे।